व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विजार्ड अभी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये 4 प्रॉब्लम डिस्कस की थी। ये 5th प्रॉब्लम मैंने खुद अपने आप से इंक्लूड की है क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि क्यों पढ़नी है हिस्ट्री। तो देखिए, जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है तो हमने बताया था NCERT पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वीडियो में आप जाके देख लीजिए। दूसरा है कैसे पढ़ना है, तो हमने बताया था फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। फैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वैसे तो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। अब क्वेश्चन आता है सर कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस बार। तो देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए यहाँ ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये भी डिस्कस नहीं किए हैं अभी, इन्हें पिछली वीडियो में देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत बेसिक फार्मूला होता है। जी हाँ, मैथ्स में ही फार्मूले नहीं होते, हिस्ट्री में भी फार्मूले होते हैं, और फार्मूले का नाम है 6W + 1H। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% ने इस फार्मूले को कभी सुना भी नहीं होगा कि ये ऐसा भी कोई फार्मूला होता है। 99% ने नहीं सुना होगा, कोई 1% बच रहा हो तो कह नहीं सकते। अब देखिए क्या होता है सर, 6W + 1H व्हाट, when, where, which, who, why प्लस 1H का मतलब होता है सर how। अब देखिए कैसे काम करते हैं ये फार्मूले। ये फार्मूले का मतलब है सर, देखिए जब भी आप इतिहास को पढ़ें, जब भी पढ़ें, कोई सा भी इतिहास हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, तो इन बातों को ध्यान में रख के ही पढ़ें। कैसे बात ध्यान में रखनी है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम 1857 का रेवोल्ट, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ होता है और कुछ ना कुछ तो पता हुआ ही होता है, इसीलिए हम ये बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मैंने इसलिए लिया है कि सबको पता होगा इसके बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन करते हैं पहला कि व्हाट कब हुआ, सॉरी क्या हुआ, चल जा, क्या हुआ। अब देखिए 1857 के रेवोल्ट में क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ कि देखिए रेवोल्ट जो है वो दबा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कैसे दबाया गया था ये हम बाद में पढ़ेंगे, इतना लंबा डिस्कशन नहीं करना है इस पर। तो क्वेश्चन ये बनता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन कब हुआ, तो आपको पता है सर कि कब हुआ, 1857 में ही हुआ था, आपको पता है 1857 में हुआ था। तो डेट और ईयर याद करने में क्या है सर, कुछ नहीं है। तो कह सकते हैं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फैक्ट पे ही काम चल जाता है। अब देखिए वेयर मीन्स कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि सर मेरठ से ही शुरुआत हुई थी और जगह जगह पे हुआ था, उत्तर भारत के बहुत जगह पे हुआ था। कि देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत जगह से हुआ था। तो सिंपली नेम याद करने, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस जगह से। और देखिए विच का मतलब है कौन सा, तो इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा, या कह सकते हैं कि कौन सी जगह हुआ, ये मैंने आपको बताया था अभी, या फिर वेयर, या कह सकते हैं कि कौन इन्वॉल्व था यहाँ पे। देखिए, ये जो है ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये सेम पर ही काम कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया नॉर्मली क्या है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये दोनों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट, हु कौन था, तो मैंने अभी बताया था, एग्जांपल दिया था कि
लखनऊ से बेगम हसरत महल थी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और बहुत नाना साहेब थे, बहुत लोग थे, कुंवर सिंह थे। तो मैंने भी आपको बताया नॉर्मली नाम याद करना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें कुछ है नहीं। अगर वो कॉन्सेप्ट होगा तो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कौन था और क्या किया। तो क्या आ गया ना सर कॉन्सेप्ट पे। वाई, क्यों हुआ 1857 का रेवोल्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए सब ने पढ़ा है कि क्यों हुआ 1857 का रेवोल्ट। तो बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन करता है सर, यहाँ से क्वेश्चन करता है यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चन करता है और यहाँ से क्वेश्चन करता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन करता है सर एसएससी, यहाँ से करता है, यहाँ से करता है और यहाँ से करता है, यहाँ से। तो ये चार जहाँ से फैक्ट हैं वहाँ से एसएससी मीन्स वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड हमेशा यूपीएससी या ट्रिपल एस सी नहीं, यूपीपीएससी या फिर जितने भी वनडे से ज़्यादा के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें प्री प्लस मेंस होते हैं, बेसिकली वो लोग कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट और फैक्ट में क्या अंतर होता है। वैसे पिछली वीडियो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो आपने सबने पढ़ा होगा कि सर सेपॉय म्यूटिनी हुई थी, सिपाहियों का विद्रोह। कह सकते हैं कि सिपाहियों का विद्रोह। सिपाहियों का विद्रोह हुआ था साहब, क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए जो सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी दोनों को जो राइफल थी उसका कार्टेज थे उसमें मिलाया जाता था, और उस समय कार्टेज को मुंह से छीला जाता था। तो आपको पता है कि जो मुस्लिम धर्म में सूअर बहुत ही ज़्यादा अपवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो यही कारण था कि सेपॉय म्यूटिनी हुई, सिपाहियों का विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। लेकिन क्या इसीलिए हुआ था? नहीं। यूपीएससी कभी पूछते कि क्यों हुआ, तो इसमें केवल ये नहीं लिखेंगे। देखिए सर ये तो केवल इमीडिएट कॉज था, मीन्स तत्कालिक कारण। क्या होता तत्कालिक कारण? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं। देखिए चलिए मुझे ही ले लीजिए, अगर कोई मेरे थप्पड़ मार देगा, सपोज़ कीजिए अगर मेरे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो मैं क्या करूँगा? देखिए अगर उसने पहली बार थप्पड़ मारा होगा तो मैं सोचूंगा शायद गलती से मार दिया हो या कुछ भी हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि विवाद यहीं की यहीं दब जाए। लेकिन अगर वो मुझे पहले से ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, पहले से ही मेरा शोषण कर रहा है, तो मैं ज़रूर जाके एफआईआर करूंगा या मैं उसे मारूंगा या फिर विद्रोह करूंगा। वही चीज़ हुई। तो ऐसा नहीं था कि केवल ये पोर्क की मीट पे और इस पे ही विद्रोह हो गया, ये सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। 57 की क्रांति नहीं थी, लेकिन इसे 57 की क्रांति का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने हमारा पहले से बहुत शोषण किया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। ऐसा नहीं है कि यही विद्रोह हुआ था, सेपॉय म्यूटिनी नहीं हुई थी, इससे पहले कई विद्रोह हो चुके थे, लेकिन ये विद्रोह विस्फोट बन के फूटा। क्योंकि देखिए गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो एक समय ऐसा आता है गुब्बारा फूट जाता है, तो वो विद्रोह ने पहले गुब्बारे में हवा भरी। कौन कौन से विद्रोह हुए थे तो मैंने आपको बताया था। देखिए मेरे पास एक बुक है, बड़ी फाइन बुक है, पहले कल बताया था मैंने आपको कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इसका नाम है कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बिपिन चंद्र मृदुला मुखर्जी की है, बहुत ही फाइन किताब है और ये 57 की क्रांति से ही शुरुआत होती है इस किताब की। तो अब देख लीजिए ऐसा नहीं था कि सर यही विद्रोह हुए हैं, पहले उससे पहले बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। मैं आपको दिखा दूं, देखिए नागरिक विद्रोह पहले हो चुका था, जनजातीय विद्रोह हुआ, ट्राइबल रेवोल्यूशन जिसे ट्राइबलियन रिवोल्ट जिसे बोलते हैं, और संथालों का विद्रोह हुआ था, ये एक जनजाति है। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, लेकिन ये बाद में हुए बिरसा मुंडा वगैरह, तो वो पहले हो गए थे। तो ऐसा नहीं था कि सर केवल इसी की वजह से 57 की क्रांति हुई, पहले से ही अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसीलिए 57 की क्रांति हुई। अब देख लीजिए हाउ, कि सर कैसे।
कैसे 57 की क्रांति हुई। तो बेसिकली क्यों और कैसे एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है सर, क्यों और कैसे बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है। मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए और एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए पढ़ना कैसे है। ड्यूरिंग द हिस्ट्री रीडिंग ऑफ हिस्ट्री, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बस इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। वो अभी आपको समझाऊंगा। देखिए मेरे पास एक किताब है, ये देखिए एक मेरे पास किताब है और इसमें देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए राजपूतों की पराजय का कारण, डिक्लाइनेशन ऑफ राजपूताना आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं दूर से जूम करके या थोड़ा रेजोल्यूशन हाई कर लीजिए, दिख जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर लिख रखा है ऑलरेडी हाउ। तो मतलब जब मैं टॉपिक पढ़ूंगा इसको राजपूतों की पराजय का कारण, तो हाउ मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, हाउ के आगे क्वेश्चन मार्क के साइन बना चुके हैं। तो इस टॉपिक में मुझे ये याद रहेगा कि कैसे 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 हुआ, राजपूतों की पराजय का कारण क्या था या कैसे हुआ। तो अब देखिए सर कैसे शब्द को हम यहाँ पे इस्तेमाल जब करते हैं तो ये शब्द हमें कितने फ़ायदे करते हैं, इन चीज़ का गौर कीजिए। देखिए एक और चीज़ का देख लीजिए, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय। तो देखिए उत्तर भारत में तुर्कों की विजय कैसे होगी, कैसे संभव है, जब उस समय के रूलर वहाँ पे वीक हो जाएंगे। कैसे तुर्कों की विजय संभव है कि जब वहाँ पे जो रूलर हैं वो वीक हो जाएंगे। कैसे वीक हुए थे और सर कौन रूल कर रहा था उस समय, तुर्क जब भारत में आए थे राजपूत रूल कर रहे थे। तो मैंने यही लिखा है कि वीकनेस ऑफ राजपूत ऑन पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक लेवल पे जब राजपूत वीक हो जाएंगे तभी तुर्कों का आगमन पॉसिबल है। देखिए सर मोहम्मद गौरी ने जब बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो क्या हुआ था, देखिए पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फाइनेस्ट राजा थे, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे, अपने आप में बहुत काबिल राजा थे, ताकतवर राजा थे। तो उससे पहले देखिए भीमदेव फर्स्ट ने हरा चुके हैं, भीमदेव सेकंड, सॉरी आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि भीमदेव फर्स्ट थे या सेकंड थे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पे ही हम जो जितने भी यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। फैक्ट उन्हें शायद ना पता हो, उन्हें नहीं पता हो कि 57 की क्रांति कब हुई, लेकिन उन्हें ये पता है कि 57 की क्रांति क्यों हुई। तो ये होता है फैक्टर बेस्ड में क्वेश्चन, वो तो सब याद करने से आ जाते हैं, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाता है। तो देखिए भीमदेव ने उन्हें हराया था, उसे हराया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि देखिए जितने भी राजपूत थे ना वो सब एक जगह पे ही सीमित रहे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उन्हें भगाने की बाहर, उसे हरा दिया, जीत का जश्न मनाने लग गए, लेकिन कभी भगाने की कोशिश नहीं की कि नहीं हमारा ही है ये हिंदुस्तान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर राजा थे, तो इन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल कहाँ किया, राजपूतों पर ही किया। देखिए महोबा में एक राजा थे, उनका नाम था राजा परमाल। अब जो राजा परमाल थे पृथ्वीराज चौहान ने उन्हीं पे ही चढ़ाई कर दी और उनके 2 सेनापति थे आला और उदल, और उन दोनों को मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने। देखिए कुछ लोकतियाँ हैं, कुछ कथाएं हैं कि आला उदल मरे नहीं हैं, अमर हैं, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि इतिहास को हमेशा साक्ष्यों के हिसाब से पढ़ा जाता है, और ये साक्ष्य इतिहास के पास हैं कि वो मर चुके हैं। साक्ष्यों के हिसाब से पढ़ा जाता, भावनाओं के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता। और देखिए हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है, बाद बाकी जो भी कहानियाँ होंगी हम उस पर गौर नहीं करते। एज अ स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट, हम इन बातों पर गौर नहीं करते। तो आपको पता चल गया कि सर कैसे काम कैसे करता है। एक और सर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी आप पढ़ें, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि पढ़ना कैसे है। देखिए जब ये क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत स्थापना एंड शुद्धिकरण, तो ऊपर लिख लीजिए कि एस्टेब्लाइजमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए हाउ। तो पूरा जब चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सर यही चीज़ मिलेगा, हाउ, कैसे हुई, कैसे हुई। क्वेश्चन मेंस में बनते हैं यूपीएससी के में, कैसे हुई। तो देखिए जो भी बच्चे इतिहास को करियर के रूप में लेना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, वरना फैक्ट तो आपके हैं ही हैं, रटने हैं बस, और कुछ तो उनमें है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब सर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए कि कौन सी चीज़ पढ़नी है इतिहास में, जब पढ़ेंगे तो कौन सी चीज़ पढ़नी है।
देखिए मैं जो खुद सजेस्ट करूँगा वो ये कहूँगा कि इतिहास को दो चीज़ों में पढ़िए। पहला होगा सर आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप लिख लेना नीचे कि राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे पढ़िए। दूसरा होता है सोशियो एंड कल्चरल हिस्ट्री, क्योंकि इंग्लिश में देखिए हाथ तेज चलता है इसीलिए मैं जल्दी लिख लेता हूँ, हिंदी में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो दूसरा है सोशियो एंड कल्चरल हिस्ट्री, नीचे लिख लीजिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। यहाँ पे लिख लीजिए सर राजनैतिक इतिहास। क्योंकि देखिए मुझे बताया था पिछली वीडियो में कि वीडियो थोड़ी स्लो हो जाती है, मैं देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूर दूर से पढ़ा दूँ, ये मेरा मोटिव नहीं है। और इस चैनल का जो मोटिव है ना सर वो यही है कि आपको बिल्कुल बेस से उठा के एडवांस लेवल पे ले जाना है हिस्ट्री में, बस यही मोटिव है। लाइक और शेयर की हमें ना ऐसी कोई आवश्यकता है और ना ही, देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो कर दिया करिए, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्रैक्टिस यहाँ हो जाती है, क्योंकि अभी हम अगर कोचिंग के चक्कर में पड़ गए तो हम क्या हो जाएगा कि सर हम अपने गोल से भटक जाएंगे, हम आईएएस नहीं बन पाएंगे, बस यही कारण है और कुछ नहीं है। तो देखिए इनसे क्या होता है कि लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनसे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारा नया चैनल है, अभी क्या है 50-100 सब्सक्राइबर है, तो ऐसा नहीं है कि इनकम जब होगी, जब तक हम शायद कुछ और अचीवमेंट कर लेंगे, जब तक हमारी इनकम होगी तो हम शायद कुछ और अचीवमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे हम जिंदे हैं कि यूट्यूब से हमारी ये आएगी सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 1 साल तक तो वो खुद ही मोनेटाइज नहीं होगा हमारा चैनल, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो मोटिवेशन हमें मिलता है, हमें लगता है पढ़ाने का मन करता है, बस ये है, थोड़ा अच्छा कंटेंट लाएंगे हम। तो ये समझिए पहले कि सर राजनीतिक इतिहास क्या होता है। देखिए राजनीतिक इतिहास क्या होता है कि देखिए किस राजा ने कहाँ पे युद्ध किया, कौन सा क्षेत्र पे कब्जा किया, किसको संरक्षण दिया, किस मंत्री से क्या मतलब क्या डिस्कशन हुआ, ये होता है सर राजनीतिक लेवल। यहाँ पे देखिए जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ राजा नहीं थे, वहाँ लीडर्स थे। तो आप जब मेडाइवल और एंशिएंट पढ़ते हैं वहाँ राजा थे, तो राजाओं की जगह आप लीडर्स को भी रख सकते हैं कि ऐसे हुआ था उस समय। तो ये होती है पॉलिटिकल हिस्ट्री कि राजनीतिक लेवल पे क्या हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि राजनीतिक लेवल क्या होता है, तो राजनीतिक लेवल पे क्या होता है, ये होती है पॉलिटिकल हिस्ट्री। आ जाइए सर सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कि सामाजिक इतिहास में किसानों का क्या स्थिति, कर कैसे वसूला जाता था, कौन सा साहित्य यहाँ पनपा, कौन सी भाषा यहाँ पनपी, कौन सी स्थापत्य कला यहाँ पनपी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि सर जो अकबर का काल आप देखेंगे तो जो अकबर का काल है उसने साहित्यकारों को ज़्यादा संरक्षण दिया है, साहित्य का काल माना जाता है। और आपके सबसे अच्छे हिंदू कवि, बहुत अच्छे हिंदू कवि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी भी अकबर के ही समकालीन थे। वहीं पे आगे आप जहांगीर को देख लीजिए, तो जहांगीर पेंटरों को बहुत ज़्यादा, जो कलाकार होते थे पेंटिंग जो करते थे, तो पेंटरों को ज़्यादा संरक्षण देता था, पेंटिंग का दौर था। अब आगे चलेंगे तो सर शाहजहाँ आएगा। शाहजहाँ क्या था कि वहाँ पे स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का दौर था। देखिए ताजमहल बनवा दिया उसने, और देखिए दिल्ली का लाल किला बनवा दिया उसने, और देखिए सर कश्मीरी गेट। मतलब इतना जो स्थापत्य कला का जो विकास शाहजहाँ के पीरियड में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। कहा जाता था कि वो अपनी मेजॉरिटी में जो संपत्ति है वो बस बनवाने में ही लग जाता था। तो लगता है कि शायद वो मायावती जी का भाई होगा, इतने हाथियाँ उन्होंने भी बनवा दिए। देखिए मजाक कर रहा हूँ बस मैं। तो
मैं आपको बस जो बताना चाह रहा था कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास क्या होता है, बस वो यही होता है। आप इन चीज़ों पे देखिए, इन चीज़ों पे पढ़िए। देखिए ये एक्सपीरियंस से आता है। मुझे बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, ऑलमोस्ट मुझे 3 साल होने को आए जब मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ तब से, और बहुत अच्छे लेवल पे इतिहास पढ़ रहा हूँ। और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय है, अभी मेरी BA फाइनल हुई नहीं है, एक पेपर रह गया है अभी, तो अभी मेरा एक पेपर रह गया है, तो अभी रिजल्ट आएगा तो तब BA फाइनल होगी। अभी मैंने एंट्रेंस के एग्ज़ाम भी डाले, जामिया का दे के आया था अभी। तो देखिए क्या होता है कि जब आप पढ़ोगे ना तो एक्सपीरियंस से सब चीज़ आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं किताबों से, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो देखिए ये हो गया सर, आपको ये हो गया कौन सी चीज़ पढ़नी है, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री, 2 चीज़ पढ़नी है। अब देखिए क्यों पढ़नी है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। ये मैंने खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है कि सर ये भी प्रॉब्लम है, क्यों पढ़नी है, इतिहास को पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए इतिहास को हम पढ़ते क्यों, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को हम जीवित नहीं कर सकते, किसी को भी देख लीजिए, कोई भी राजा है या किसी से भी हम कुछ कर नहीं सकते इतिहास के, क्योंकि देखिए इतिहास बीत गया, हम क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी ईच एंड एवरी एग्जाम में हिस्ट्री आती है, ईच एंड एवरी एग्जाम। IES लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें भी हिस्ट्री आती है, कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर रहता है हिस्ट्री का। तो फिर भी इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं इतना, जब हमें ज़रूरत ही नहीं है इतिहास की। तो देखिए इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही फाइन एग्जाम्पल लूँगा। फाइन एग्जाम्पल लेते हैं सर अलाउद्दीन खिलजी का, इनकी मार्केट पॉलिसी। या इसे हम कह देते हैं मार्केट रेगुलेट पॉलिसी, या हिंदी में कह देते हैं बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति, तो सर क्या थी इनकी बाजार नियंत्रण नीति, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सर, क्योंकि ढंग से तो नहीं पढ़ाएंगे हम, ये तो अब बस हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इन भाई साहब को सिकंदर सानी बनना था। क्यों इन्होंने मार्केट कंट्रोल किया, उसके ऊपर एक कारण है कि इन्हें सिकंदर सानी बनना था, मीन्स सेकंड अलेक्जेंडर, दुनिया के दूसरे सिकंदर बनना चाहते थे। दूसरी बात, मंगोलों का आक्रमण होता था, और मंगोलों के नाम से उस समय भाई साहब कहते थे घास जल जाती थी, मंगोलों के नाम से। चंगेज खान ऐसा मंगोलों का लीडर रहा है कि जहाँ से निकल जाता था तबाही कर देता था, ऐसा बताया जाता है। मंगोल इतनी खूंखार जनजाति थी उस समय कि जहाँ से वो निकल जाती थी ना सर, वहाँ से कहते थे कि 2-4 साल तक कोई पैदा नहीं होता था वहाँ पे, ये हाल था। अब मंगोलों का आक्रमण भारत पर ना हो जाए, या होता भी था बहुत कम होता था, इसीलिए इसने दूसरी राजधानी भी बनाई थी, सीरी, इसीलिए बनाई थी अलाउद्दीन ने। तो इसीलिए क्या किया इसने कि इसने कहा मुझे बड़ी सेना रखनी है, क्योंकि सिकंदर सानी भी बनना था और मंगोलों को भी कंट्रोल करना था। तो इसने बहुत बड़ी सेना रखी। बड़ी सेना मतलब 3-4 गुने, जो पिछले जितने भी शासक थे ना उनसे 3-4 गुने बड़ी सेना रखी। लगभग आप सपोज कर लीजिए पहले 50,000 हुए होंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अब 2 लाख। तो देखिए सर इन्हें इतनी बड़ी सेना रखनी थी। अब सेना रखनी थी तो पहले क्या सिस्टम था कि जागीर व्यवस्था हुआ करती थी। जागीर व्यवस्था हुआ करती थी कि लैंड जो होती थी उसका कोई टुकड़ा, ज़मीन का कोई टुकड़ा होता था, वो दे देते थे, तो वहाँ से वो टैक्स वसूल करते थे। लेकिन अब जब इतनी बड़ी 4 गुना बड़ी सेना रखेंगे तो सर ज़मीन तो बढ़ती नहीं है, ज़मीन तो वहीं की वहीं रहती है। तो अब इतनी ज़मीनें लाएंगे कहाँ से, सवाल पैदा हुआ कि ज़मीन कहाँ से लाएंगे। तो इसने कहा कि नहीं सर हम नगद वेतन देंगे। अब उसने कहा नगद वेतन देंगे, तो जब नगद वेतन देंगे तो सर इतना वेतन कहाँ से आएगा और कितना देंगे। तो इसने जितने भी उस समय के थे जो व्यापारी हुआ करते थे उनसे कहते थे बंजारा। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन कर रखा है कि हु वर कॉल्ड बंजारा ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी पीरियड या ड्यूरिंग द मिडाइवल हिस्ट्री पीरियड। तो ये एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन किया गया है कि हु वर कॉल्ड बंजाराज। तो इसने सारे बंजारों को बुलाया अपने पास, अपने सारे बंजारों को बुलाया और कहा कि सर दाम तय कर दीजिए, जो भी आप चीज़ खरीद के लाए हैं
दाम तय कर दीजिए। देखिए मैं इसकी मार्केट पॉलिसी को क्यों बता रहा हूँ, उसके लिए एक एग्जाम, मतलब हम अभी देख लेते हैं कि अभी लॉकडाउन हुआ था तो क्या है कि सर कहीं आलू 10 रुपये किलो मिल रहा था, कहीं आलू 50 रुपये किलो मिल रहा था, तो जिसका जैसा तुक्का लगा उसने वैसे किया। लेकिन इसके ज़माने पे जब इसे ज़रूरत थी ना तो इसने पूरी मार्केट कंट्रोल कर ली थी। इसके समकालीन इतिहासकार थे बर्नी, तो वो कहते थे सर कि सुई से लेकर तलवार तक हर चीज़ के दाम इसने तय कर दिए थे, कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था, लटका दिया जाता था। और कहते थे कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो कंचे खेलते थे दुकानों के पास, उसे पता चल, और वो इसके जासूस थे, वो बता देते थे कि अरे इस दुकानदार ने ऐसा कर दिया, तो सर उसका अगले दिन से काम तमाम। मतलब इसे कह सकते हैं हम कि नायक पिक्चर का अनिल कपूर। देखिए बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये, तो इसका जो रोल था वो नायक पिक्चर के अनिल कपूर जैसा था कि बस एक दिन में ही सब ख़त्म करना। तो इसने कंट्रोल कर लिया पूरा मार्केट और हम आज तक नहीं कर पाए। ऐसी पॉलिसी ना आज तक बनी है ना बनेगी। तो कैसे काम करती थी ये पॉलिसी देखिए। बंजारों ने तय कर दिया सर कि 1 किलो आटा 1 रुपये का हो गया। देखिए उस समय 1 रुपये नहीं चलता था, उस समय रुपया नहीं चलता था, रुपया तो बाद में शेरशाह सूरी ने चलाया, लेकिन जीटल टांका चलते थे उस समय अलाउद्दीन के समय पे भी। तो कितने जीटल में कितना आटा था, कितना चावल आता था, ये बाद में डिस्कस करेंगे। इजीली किताब में लिख रहा है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी बहुत आराम से लिख रहा है उसमें। तो मान लीजिए 1 किलो आटा आ गया, ये बंजारे तय कर रहे हैं सब। मान लीजिए 1 किलो चावल 50 पैसे हो गए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब ऐसे कर करके इसने कर दिया। इसे पता चल गया कि सर एक सैनिक को इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 कपड़े वपड़े सब कुल मिला के इसे पता चलेगा कि एक महीने में एक सैनिक के घर का खर्चा होता है 20 रुपये। तो इसने कहा सर 25 रुपये ले जा, 20 रुपये में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लियो, 5 रुपये में ऐश आराम कर लीजिए, BMW खरीद लियो, मर्सिडीज़ खरीद लियो। तो क्या हुआ कि जब 25 रुपये देने लग गया तो इसे पता चल गया कि सर इतना ही देना है। और मार्केट इसने इसीलिए तो कंट्रोल की थी, क्योंकि मार्केट में फ़ायदा क्या होता है, व्यापारियों का फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मार्केट में जितनी मेहनत कर लेता है उतनी ही उसका कमाई हो जाती है। लेकिन इसने कंट्रोल कर दिया तो इसे पता चल गया कि एक सैनिक का इतना हो जाता है, तो उस हिसाब से ये वेतन देने लग गया। तो ये मेरा बताने का यही है कि जो उस समय इसने कर दिया वो सर हम आज तक नहीं कर पाए। बस इससे ये सीखना ही तो है हमें, और क्या करना है। लंदन ब्रिटिश की राजधानी है सर, और ये किताब है आप इजीली पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा बहुत फाइनेस्ट इतिहासकार हैं मध्यकालीन भारत के। इनके बिना मध्यकालीन भारत बहुत अधूरा है। तो ये कहते हैं सर कि फतेहपुर सीकरी लंदन कुछ नहीं था इसके सामने अकबर के समय पर। गुप्ता पीरियड के बारे में सतीश चंद्रा में कुछ नहीं है, क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। तो गुप्ता पीरियड में सर देखिए गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था गुप्ता पीरियड को। तो अब ऐसा क्यों नहीं है, अब क्यों नहीं है ऐसा। एंशिएंट इंडिया से ले लेते हैं सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन अभी इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कहा जाता। क्यों, उसके पीछे हम बहुत कारण हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जगह मिली है मोहनजोदड़ो। फिलहाल दुर्भाग्यवश ये पाकिस्तान में है। बहुत मन है मेरा यहाँ पे जाने का, लेकिन अभी पाकिस्तान में पता नहीं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो सर यहाँ पे जो इनका अर्बनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन का सिस्टम था बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट। 2 टीले हुआ करते थे सर, एक बड़ा टीला एक छोटा टीला। यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे। जातीय व्यवस्था नहीं थी उस समय। आप कहोगे फिर कहे कि हमें ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। जातीय व्यवस्था उस समय थी नहीं, वन व्यवस्था थी। अब देखिए सर
यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक सील की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि यहीं पे मंडी लगती थी, सब चीज़ यही होता था। एक सील की ज़रूरत पड़ती थी, सील का मतलब मोहर की ज़रूरत पड़ती थी, तभी यहाँ जाते थे। तो आप इनकी सिक्योरिटी सिस्टम देख रहे हैं सर, और ये हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 3, 3,500, 4,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक इनका था धोलावीरा। गुजरात के कच्छ में आज भी ये मौजूद है, धोलावीरा। अब देखिए यहाँ पे समुंदर है, तो देखिए फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। यहाँ पे क्या सिस्टम था सर कि जो पानी का जो सीवेज सिस्टम जो था बहुत फाइन था, इतना बेहतरीन सीवेज सिस्टम था आज से 4,000 साल पहले। अब देखिए हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली आपको, और देखिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा शायद, वीडियो वायरल हुई थी अभी जल्दी में कि इतना पानी भर गया था कि DTT बस जा रही थी, उसमें पूरे में पानी भर गया था। तो देखिए हिंदुस्तान आज इतना बड़ा देश है कि सर एशियन, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, इन जैसी चीज़ों में रिप्रेजेंट करता है। फिर भी देखिए दिल्ली जैसी भारत की राजधानी की स्थिति ये है, और उस समय मात्र धोलावीरा से ही हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं कि सीवेज सिस्टम ऐसा था कि भाई साहब आज तक नहीं हुआ कभी इंडिया में। अभी आप शहरों में जाइए, बारिश थोड़ी पड़ जाए पूरी शहरों की पोल खुल जाती है कि क्या हुआ। एक और बात अच्छी थी यहाँ पे कि सर जितना भी यहाँ घर बन रहे थे उनकी सड़कें यहाँ समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे काटती थी। जैसे आज प्लॉटिंग की व्यवस्था है, आपने देखा होगा। तो उस समय ईंट यहाँ की जो थी बड़ी फाइन ईंट थी, आज तो बड़ी छोटी ईंट होती है, बहुत बड़ी ईंट थी, पक्की ईंट। तो 3-4 हज़ार साल पहले जो था आज क्यों नहीं है ऐसा, या हम क्यों नहीं सीख पा रहे। तो केवल हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से हम कुछ सीखें। आज भी बहुत सारे IAS और IPS ऑफिसर सिचुएशन हैंडल करने के लिए पुराने राजाओं को पढ़ते हैं, आज भी यही कारण है कि सर UPSC में इतिहास का इतना महत्व है। तो आपका ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सर कि क्यों पढ़नी है। अब आगे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम है PET, UPSSC से कराती है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, इसकी सीरीज चलेगी अभी। और देखिए DM करने के लिए ना आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं @UPSC लवर अभी, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल UP टेट के लिए उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं ये कि ये पूरे इंडिया से क्वेश्चन आए, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतिहास के इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, तो केवल हम सर इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री ही पढ़ेंगे बस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।